हेलो गाइस। जैसे कि मैं पहले ही आप सब भगवान जी से आप सबके बारे में मनाता हूँ, इस वीडियो में भी मैं भी चाहूँगा भगवान अपनी कृपा आप लोगों पर बनाए रखें और इस पेंडेमिक से लड़ने की हम सबको शक्ति दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके घर परिवार पे सब कुछ ठीक चल रहा हो, और जिनके घर में कुछ विपदा या वगैरह आ गई हो या जिन्होंने अपनों को खो दिया है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों, हम आज का टॉपिक लेके आए हैं TDS। यस, आफ्टर GST TDS एक है ऐसा जो लाइफ में सबके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। कहने के लिए तो ये कुछ लिमिटेड लोगों के थ्रू चार्ज किया जाता है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो भी इनकम अर्न करते हैं उनकी लाइफ में ये जुड़ा हुआ है। चाहे वो बैंक के थ्रू जुड़ा हो, चाहे वो PF निकालने के थ्रू जुड़ा हो, चाहे आप जॉब करने जा रहे हो वहाँ जुड़ा हो, बट ये जुड़ा जरूर हुआ है। अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो TDS भी पिक्चर में है, कहीं ना कहीं है। हाँ, इसको कुछ अवॉइड करने के प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट जैसे जैसे GST है वैसे ही TDS भी है। GST इनडायरेक्ट पार्ट होता है, TDS डायरेक्ट पार्ट हो जाता है, बस यही एक फ़र्क है। TDS आया क्यों गया था? TDS लाने का रीज़न क्या था? TDS लाने का रीज़न ये था गवर्नमेंट को कि लोग अपने जो एक साल के बाद जो अपने ITR भरते हैं उस टाइम जो टैक्स जमा कराते हैं उसको टुकड़ों के अंदर गवर्नमेंट के पास एडवांस में टैक्स पहुंचाने का काम मतलब फॉर्मुलेट किया गया था ये, कि गवर्नमेंट को थोड़ा एडवांस टैक्स टाइम से पहले थोड़ा मिलना चालू हो जाए, जो आज के डेट में गवर्नमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल भी हो चुका है। आज के डेट में सबसे मेन सोर्स है TDS गवर्नमेंट की इनकम का। एडवांस टैक्स वगैरह भी है अपनी जगह पर, बट TDS एक अलग मैटर करता है, क्योंकि इससे इन्होंने दायरा जो है, लोगों का दायरा है जो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। जो ITRs बढ़ी हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल है TDS का। TDS भाई, TDS क्यों और कहाँ अप्लीकेबल होता है? TDS वहाँ अप्लीकेबल होता है जहाँ पे इनकम होती है। कब अप्लीकेबल होता है? जो SSCs ऑडिटेबल होते हैं, जैसे बैंक फाइनेंशियल ले लो, या जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर की है उनको देख लो। किस पे एप्लीकेबल होता है? भाई जो इनकम कमा रहे हैं, जैसे सैलरीड पर्सन है या मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनके ऊपर ये TDS एप्लीकेबल हो जाता है। अब तो चलो गुड्स की सप्लाई के ऊपर भी TDS आ चुका है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में 194Q वर्सेस 206C 1H के अंदर भी दोनों का कंपैरिजन बताया था। तो अभी गुड्स के ऊपर भी आ चुका है TDS। इसका एक दूसरा भाई है TCS, वो छोटा कंसेप्ट है, उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे, बट हम TDS पे चल रहे हैं। तो TDS के लिए क्या होता है बेसिकली, कि जब भी आप किसी पे को कुछ पे करते हैं तो कुछ ऐसे प्रॉन्स एंड कॉन्स आते हैं जहाँ पे आपको TDS चार्ज करना होता है। उनके अलग अलग नेचर होते हैं, जैसे रेंटल इनकम हो गई, सैलरी इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई, कमीशन इनकम हो गई, कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंसी हो गई, वगैरह वगैरह। मतलब देखा जाए सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत सारे हो जाते हैं, जहाँ पे TDS अलग अलग रोल में प्ले करता है, अलग अलग रेट के साथ में। अब अगर आपने TDS काट लिया तो ज़रूरी नहीं कि वो ऑडिटी जो है वो अपने बुक्स के ऑडिट कराता हो, जिनके लिए मैंडेटरी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर ऑडिट मैंडेटरी नहीं होती, बट TDS काटना ज़रूरी है। जैसे अगर आप PPF विड्रॉ करने जा रहे हो, तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी की सेल या उसकी ट्रांजेक्शन करते हो तो, और जो सबसे लेटेस्ट प्रोविज़न है वो क्या है? रेंट। अगर आपका रेंट इंडिविजुअली पर्सन 50,000 से ऊपर का पे करता है तो उसके ऊपर भी लायबिलिटी है कि वो साल में एक बार ही उसका TDS काटे, चाहे वो क्वार्टरली काटे चाहे साल में एक बार ही काटे, बट काटना पड़ेगा उसके लिए मैंडेटरी है अगर वो उसका एक्सपेंस क्लेम करता है। तो इसको अवॉइड करने के तरीके क्या होते हैं? इसको अवॉइड करने के तरीके होते हैं फॉर्म 15G और H। फॉर्म 15G उनके लिए होता है जो 60 साल से नीचे होते हैं, फॉर्म 15H उनके लिए है जो 60 साल से ऊपर के लिए होते हैं। अगर आप प्री मेच्योर EPF विड्रॉ करने जा रहे हैं, अगर वो 50,000 से नीचे के है, फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपका ना TDS आएगा ना आपको फॉर्म 15G और H की एप्लीकेबिलिटी है। बट अगर आपका प्री मेच्योर अमाउंट 5 साल का पीरियड है, उससे पहले का अमाउंट निकालते हैं और वो 50,000 से ऊपर है, तो वहाँ आपका TDS एप्लीकेबल होता है 10%। और अगर आपने फॉर्म 15G या H एप्लीकेबल कर दिया है तो वहाँ पे TDS विड्रॉ हो जाता है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होती है, बट मोस्ट केसेस के अंदर से देखा गया है कि वहाँ TDS जीरो कर जाता है और TDS नहीं काटते हैं। बट मैं अपने जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, वो आज की डेट में जहाँ कहीं पे भी अपना पैसा यूज़ करते हैं तो वहाँ अपना पैन नंबर ज़रूर मेंशन करें, खासकर PF वाले पर्सनस को तो ज़रूर करें,
क्योंकि उन्हें ज़रूरत पड़ने पे बहुत टाइम पे बहुत जगह पर अपना पीएफ निकालना होता है। अगर उनका पैन नंबर पीएफ अकाउंट से लिंक नहीं है तो 10% की जगह पर 30% का टैक्स कटेगा, जो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। सर अगर आप 50,000 रुपये निकाल लेंगे और वो 15 रुपये काट लेंगे आपको नेट 35,000 रुपये ही मिलेंगे। और बाद में उनको अगर आपको पता नहीं लगा, आप TDS से अवेयर नहीं है, तो वो 15,000 रुपये भी आपके ज़ीरो हो गए, क्योंकि आप उसको ITR फाइल करके रिफंड क्लेम कर नहीं पाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? तो आज हम थोड़े से बेसिक प्रोविजन के ऊपर TDS के ऊपर ही पढ़ते हैं, कुछ मेन पार्ट्स के ऊपर, जिस पर नज़र डालते हैं कि इसके क्या प्रोविजंस हैं, क्या टाइमिंग है, क्या रिटर्न्स हैं, कब जमा करना है, कब नहीं जमा करना है। देखिए TDS के लिए बेसिक लाइन क्या होती है, हर महीने के 7 तारीख, जिस भी महीने में आपने TDS काटा है उसके 7 तारीख के पहले आपको TDS जमा करना होता है, इंटरेस्ट से बचने के लिए। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका अगर आपने प्रॉपर्टी का सेल परचेज़ किया है तो उस पर जो TDS कटता है, जिस महीने में आपने TDS काटा है उस महीने के उस पीरियड के 30 दिन के अंदर वो TDS जमा करना होता है विदाउट इंटरेस्ट पेनल्टी। भाई इनकी जब आपने TDS काटी तो उनकी रिटर्न भी जानी है, रिटर्न जाती है क्वार्टरली। 24Q जो होता है वो सैलरीड पर्सन के लिए होता है, 26Q अदर देन सैलरीज, जितने भी वगैरह TDS कटते हैं वो सब 26Q में जाते हैं। 26Q होता है एक, जो प्रॉपर्टी का टैक्स होता है, 1% TDS कटता है वो, उसमें सेलर और बायर दोनों की डिटेल जाती है। 26Q जो रेंट के ऊपर TDS कटता है, जो मैंने आपको बताया है, वो 5% होता है ईयरली बेसिस के ऊपर, चाहे वो वन टाइम काटे, चाहे वो क्वार्टरली काटे, चाहे वो मंथली काटे। या फिर 26QC जो मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें गवर्नमेंट ने करा क्या है, गवर्नमेंट ने जिस भी SSC के पैन नंबर, मोबाइल नंबर आपके इनकम टैक्स पोर्टल से रजिस्टर्ड है, तो उनको एक SMS भी आता है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, जो आता है VK-ITD-EFL करके। वो इसलिए दिया जाता है कि अगर आपका TDS कट रहा है तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका TDS कटा हुआ है, जो कि आपके 26 ईयर्स के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जिसको आप क्लेम कर सकते हैं आइदर अपने टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में, या अगर आपका टैक्स नहीं बनता है, बेसिक लिमिट से ऊपर आपकी इनकम नहीं जाती है, जो कि 2.5 लाख रुपये, तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपने CA से भी इसके डिस्कस कर सकते हैं, या अपने टैक्स एक्सपर्ट से जिनसे आप लिंक रखते हैं उनसे ज़रूर डिस्कस करें। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना तो रहा हूँ, बट मैं आप लोगों से एक थोड़ा सा फेवर भी चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ये पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे, आपका प्यार मिलता रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब 26QB के अंदर 26QB जो मैंने प्रॉपर्टी के ऊपर बात करी है उसको आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक जो मैंने पीछे वीडियो में बात डिस्कस करी थी, कैश विड्रॉल के ऊपर भी TDS आ रखा है। कैश विड्रॉल भाई देखो, रूरल एरिया जो होता है ना, अर्बन एरिया को छोड़ दिया है, तो वहाँ पर ना कई लोग होते हैं जो कैश की विड्रॉल करते हैं। कैश की विड्रॉल इन द सेंस वो अपने अकाउंट से पैसा निकालते हैं। अगर उन्होंने अपने करंट फाइनेंशियल ईयर से पीछे की 3 साल की अगर ITR नहीं फाइल की हुई है, तो वहाँ पर जो लायबिलिटी है कैश निकालने की वो है 20 लाख। 20 लाख से ऊपर जाते ही आपका 1% TDS कटना चालू हो जाएगा, और अगर आपने वहाँ पे पैन नंबर नहीं डाला हुआ है तो वो बैंक आपका 5% TDS काटेगा। आप समझ रहे मेरी बात को कि आज की डेट में ITR फाइल करना कितना ज़रूरी होगा। मैं तो इवन अपने SSC को खुद को भी बोलता हूँ, जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं भी है तो भी उनकी ITR फाइल करवाएं, ताकि आपको ये जो आज की डेट में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं इनकम टैक्स में, इन सब चीज़ों से रूबरू ना होना पड़े। तो अपने टैक्स एक्सपर्ट के टच में ज़रूर रहें इन सब चीज़ों के बारे में। एक पॉइंट आता है TDS ऑन फॉरेन पेमेंट्स, जो NRIs वगैरह रहते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, जो NRIs होते हैं ना, उनकी किसी भी तरह की इनकम इंडिया के अंदर जो वो बाहर कमाते हैं वो टैक्सेबल नहीं है। कुछ इनकम्स हैं जो उनकी इंडिया के अंदर टैक्स होती हैं, जो अक्रू राइज होती हैं, और उसमें मोस्टली इनकम क्या होती है, उनकी रेंटल इनकम या फिर FD इनकम। भाई अगर रेंटल इनकम है, उनका SSC है, तो मैं जो उनके SSCs हैं, जो पेई है, अगर मैं उसकी बात करूँ, अगर वो मान लो फलाना बंदे को 25,000 या 30,000 रुपये महीना रेंट देता है, तो उसके ऊपर भी लायबिलिटी आती है यहाँ पर 26QC के अंदर, कि वो उनका TDS काटे 30% के हिसाब से। समझ रहे, अगर आप 30,000 रुपये रेंट पे करते तो आप 9,000 रुपये TDS काटे उनका सर, या आप पर लायबिलिटी है। अगर आप टैक्स से अवेयर नहीं है, आप टैक्स से नहीं, जैसे हमारी जो चैनल है उसका एम ही है टैक्सेशन लिटरेसी। हम ये वीडियो इसलिए बनाते हैं कि जनरल पब्लिक जो है वो हमारी वीडियो से अवेयर हो, टैक्सेशन है क्या,
इसलिए हम थोड़ा उसको लेमन में भी बनाते हैं, ज़्यादा डीप में जाते, ज़्यादा प्रोविजंस में जाते, ज़्यादा सेक्शंस में जाते, बट हम आपको लिटरली ऊपर से मोटा मोटा ओवरऑल सजग करने के, अलर्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरह से टैक्स को अपने भीतर या अपना आप समझ सकते हैं उसको कि टैक्सेशन पॉइंट है क्या। तो अगर आप 30,000 रुपये का रेंट एनआरआईज को पे करते हैं तो सर वहाँ पर भी आपका 30% की लायबिलिटी है उस रेंट में काटने की, जिसको आप 26 QC के अंदर भर के उसको क्लेम दे सकते हैं। बाद में वो ITR के अंदर चाहे उसकी टैक्सेबल इनकम बने ना बने, चाहे उसको टैक्स से सेट ऑफ करना हो, चाहे रिफंड लेना हो, वो उसका मैटर है, वो उसको करें, बट आपकी लायबिलिटी एज अ सिटीजन आप उसका टैक्स काटें। हाँ, इसके अंदर कुछ और भी एनआरआईज के लिए हैं कि अगर वो ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख से ऊपर की इनकम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो विदाउट TDS वो अपने NRV अकाउंट से अपने NRO अकाउंट में लेके जा सकते हैं, या फिर उनके रिलेटिव्स वगैरह भी हैं वो भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई भी CA की रिएक्शन या कुछ नहीं चाहिए होता है। समझ रहे आप मेरे पॉइंट्स को? सर एक टैक्स आया था ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो अपने वेंडर का TDS काटना था उसको 1%। उसके अंदर भी ये बहुत ज़रूरी सोचा है कि आज के डेट में फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, जबोंग, मिंत्रा, जिनसे बहुत सारे रिटेल्स शॉपर्स जुड़ गए हैं जो आज घर बैठे अपना बिजनेस चलाते हैं। तो उसके अंदर भी उनको समझना चाहिए कि TDS क्यों लाया गया। भाई देखो पहले क्या होता था, जब 2020 से पहले इसके ऊपर जो एक्ट था उसमें क्या था, सिर्फ GST एप्लीकेबिलिटी और पे आउट का मतलब हुआ था। तो उस टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे पर्सन ऐसे थे जो GST के अंदर रजिस्टर तो होते थे बट वो अपनी ITR फाइल नहीं किया करते थे। तो गवर्नमेंट ने उनको अपने रिजिम में लाने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल दिया कि भैया आपसे रिलेटेड जितने भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिटेलर्स जुड़े हुए हैं उन सबका आप TDS काटेंगे और हमें सबमिट करेंगे। TDS ज़्यादा नहीं है, 1% ही है, बट अगर जिसकी सेल, वेंडर की सेल 5 लाख से ऊपर ड्यूरिंग द ईयर हो जाती है, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल करता है, तभी ये TDS कटेगा, अदरवाइज ये TDS नहीं कटेगा। और अगर आपने पैन नंबर और आधार नंबर दिया हुआ है तो, अगर वो नहीं दिया हुआ है, वैसे बेसिकली लेता है ये आपका रजिस्ट्रेशन सिर्फ यहाँ पे होता है, बट इनकेस मान लो आपने नहीं दिया हुआ है पैन नंबर, आधार नंबर, तो वो भी एप्लीकेबिलिटी आप पे नहीं लगेगी। वो आपको 0 सेल के ऊपर भी, 1 रुपये की सेल पर भी 1% TDS काटेगा और आपका डिपॉजिट कराएगा। सर 94K करके एक नया सेक्शन आया है TDS के अंदर, जो कि होता है म्यूचुअल फंड के लिए। 2020 के अंदर से ही पहले क्या होता था कि आपने लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो एसटी पेड हुआ करती थी, तो वो एग्जाम हो जाती साइड बाय साइड, उसके ऊपर कोई TDS का प्रोविज़न नहीं आया था। बट 2020 फाइनेंस एक्ट के अंदर ये विड्रॉ कर लिया गया सेक्शन DTT वाला, और 1038 वाली जो रिबेट थी, एक्सटेंशन लिमिट थी, वो विड्रॉ कर लिया। तो अब यहाँ पर भी पॉइंट आ गया है 194Q में, जो AMC होते हैं वो अपने इन्वेस्टर्स का TDS काटेंगी। अगर वो लॉन्ग टर्म है, 1 साल से ऊपर का एसटी पेड है तो 10%, और वैसे अगर विद इन ईयर वाला है तो 15% सब्जेक्ट टू एसटी पेड। इसमें भी एग्जम्पशन लिमिट है, अगर आपकी जो गेन है वो 1 लाख से 5,000 से ऊपर का है तो ये एप्लीकेबिलिटी आती है, अदरवाइज वो नहीं आती है आपके ऊपर। सर इन सब चीज़ों के अलावा भी अब मैं आपको बताता हूँ कि TDS अप्लाई कैसे होता है। कई लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि TDS कब काटे, वो पॉइंट कौन सा होता है जब TDS काटना चाहिए। देखिए, जिसका फ्लो फ्रॉम द बिगिनिंग बना हुआ है तो उसको कभी भी ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि उसका TDS बिल चाहे 1,000 रुपये का है, चाहे 2,000 रुपये का है, चाहे 10,000 रुपये का है, तो TDS लिमिट क्रॉस करने के बाद काटना चाहिए। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर के केस में 1 लाख रुपीज़ है, प्रोफेशनल के केस में 30,000 है, इंटरेस्ट के केस में, बैंक के केस में 40,000 रुपये, और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये है, नॉर्मल केस में 5,000 रुपये है, कमीशन में 5,000 रुपये है। तो मेरे हिसाब से उनको लिमिट का ध्यान रखना चाहिए अगर वो रेगुलर कस्टमर्स हैं तो। बट अगर वो फर्स्ट टाइम बिल आया हुआ है और आपको लगता है कि अगर वो फ्यूचर के अंदर भी ट्रांजेक्शन होगी तो आप उस पर TDS काटिए, अदरवाइज जब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर वो अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो आप पूरे बिल के ऊपर, पूरे अमाउंट के ऊपर एक साथ TDS काट लीजिए। बट कॉन्ट्रैक्टर के केस के अंदर जो ज़्यादा मोस्टली केसेस के अंदर होता है, उसका एक सिंगल बिल भी अगर आपके पास 30,000 रुपये का आ गया है ड्यूरिंग द ईयर, तो आपकी लायबिलिटी बनती है आप उसके ऊपर TDS काटें, जो भी उस टाइम पर एप्लीकेबल रेट हो। जैसे इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट का जो एप्लीकेबल रेट है वो है 1%। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट्स? तो आप इस चीज़ में कभी भी हेजिटेट ना करें कि आपको TDS कब काटना है। अगर आपको लगता है कि आपको TDS काटना है तो ज़रूर काटें, क्योंकि अगर आप उसका TDS काटेंगे तो जमा भी तो उसी के अकाउंट में कराएंगे। भैया अगर उसका लायबिलिटी नहीं बनती है, इनकम नहीं बनती है, तो उसका रिफंड क्लेम करेगा, और अगर बनती है तो अपने टैक्स के अगेंस्ट में उसको सेट ऑफ करेगा। तो बहुत सिंपल एज दैट ये कंसेप्ट है TDS का, इतना मैसअप नहीं है, ईजिली है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव व्यू से भी और SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब इसी में आते हैं सर, एक पॉइंट और है, अगर आप मान लीजिए
मार्जिन नहीं है आपके बिजनेस के अंदर, तो गवर्नमेंट ने आपको एक फेवर और दे रखा है। आप सेक्शन 197 में इनकम टैक्स ऑफिसर को अपना लोअर डिविजन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए गवर्नमेंट ने अपना एक लिंक दिया हुआ है जो है https://contents.tdscpc.gov.in कर पे जब चले जाइए, इसको लॉगिन करिए। वहाँ जाने के बाद आपको एक टैब दिखेगा स्टेटमेंट एंड फॉर्म्स का। स्टेटमेंट एंड फॉर्म्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म 13 मिलेगा। फॉर्म 13 के अंदर जाइए, उसका क्राइटेरिया फिल कीजिए। हाँ, ऐसे नहीं कि आपने फॉर्म 13 भर दिया तो आपको ITO आपको मतलब आपकी कंडीशन फुलफिल हो गया, आपको लोअर डिविजन मिल गया। नहीं, वो आपका मिनिमम 4 ईयर्स का फाइनेंशियल दिखेगा अलॉन्ग विद योर करंट ईयर स्टेटस, कि आपने कितना TDS जमा कराया, आपने कितना एडवांस टैक्स जमा किया हुआ, आपके ITR क्या की है। अगर उसको लगता है कि हाँ आपका केस बोनाफाइड है, मैनिपुलेटेड नहीं है, तो वो आपको लोअर डिविजन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। और ये उस पीरियड तक के लिए एप्लीकेबल होता है जो सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होता है, रादर की ITO उसको अपने सो मोटो कैंसिल ना करते। तो मेरा ये पॉइंट था कि एक पॉइंट और कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो जब TDS जमा करते हैं फॉर्म 280 के थ्रू, तो कई लोग होते हैं कि वो जब उस टाइम पे सेक्शन चूज़ करना होता है 92B, 192A, 194C, 194D, 194J, 194I, तो कई लोगों का सेक्शन होता है ना वो गलत हो जाता है। तो उस टाइम पे आप घबराइए मत। गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि आप टैक्स जमा कराइए। टैक्स जमा कराना, जो आपका चालान है ना, वो रिटर्न जो आपके रिटर्न जाती है TDS की, उसके अंदर आपको उस चालान को वाइफरगेट करना होता है अगेंस्ट जो आपके डिरेक्टिव्स होते हैं उनके पैन नंबर में। तो उसमें ऐसा कहीं लिखा होता है कि अगर आपने 94C का जो चालान है वो 94J वाले से क्यों सेट ऑफ किया। गवर्नमेंट को अपने चालान से जो अमाउंट है उससे मतलब होता है, और जितने भी आप अमाउंट डाल रहे हो वो उससे मैच होना चाहिए बस। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको प्रैक्टिस बना लिया। मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट या अननोइंगली जिन्हों से गलत चालान पे हो जाता है तो वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं इस केस के अंदर कि भैया मेरा चालान चला गया, वापस नहीं आएगा। तो ये मैं उनके लिए बताऊँ, उनके लिए एक रेमेडी है, तो वो जरूर करें। बाकी TDS का आपको पता है ये रिटर्न क्वार्टरली जाती है। हर महीने की जो हर क्वार्टर की जो रिटर्न होती है वो उसके अगले महीने की 31 तारीख की लास्ट डेट होती है गवर्नमेंट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लिया आपका फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल मई जून, तो आपकी जो क्वार्टरली रिटर्न हो उसकी लास्ट डेट होगी 31 जुलाई। ऐसे क्वार्टर को आप जोड़ लीजिए। बस एक्सेप्शन है मार्च वाला जो क्वार्टर होता है इसकी जो लास्ट डेट होती है वो 31 मई होती है हर साल की, अनलेस की गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड ना करे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। सर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब करने के अलावा एक ऑप्शन और साथ में आता है बेल आइकॉन, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी अपनी वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत इंटीमेशन मेरी जाए। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।